नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने सेट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के प्रश्नों को। खंड क में आपका एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, और अथवा में आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। तो इनमें से किसी एक को पढ़ करके नीचे दिए गए उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर आपको देना है बच्चों। तो एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे मैं दोनों के प्रश्नों का उत्तर आपको बता देता हूं बच्चों, तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। मैं सीधे डायरेक्ट इसके उत्तर बताता हूं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है, कैसे? तो इसका जो उत्तर है बच्चों आपको पैसेज के अनुसार लिखना है, अपने से मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पैसेज के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? विज्ञान के कारण उद्योग धंधे बढ़े हैं, शहर बनने लगे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पैसेज के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे चारों ओर प्राकृतिक का जो समूचा रूप दिखाई पड़ता है या महसूस होता है वही क्या है? पर्यावरण है बच्चों। इतना ही लिखिएगा, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है? तो देखिए बच्चों, पर्यावरण का अशुद्ध रूप ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्यावरण का अशुद्ध रूप होना ही प्रदूषण है। उसके बाद इसका अथवा में जो आपका था बच्चों पद्यांश, तो इसके भी उस पद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसके आपको डायरेक्ट उत्तर बताता हूं। तो देखिए बच्चों, पद्यांश का आपका पहला प्रश्न है, अनय का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि अनय के सम्मुख क्यों नहीं झुकना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अनय का अर्थ क्या होता है? अन्याय अथवा अत्याचार। तो और इसके चलते अगर हम झुकते हैं बच्चों, पैसेज के अनुसार मैं बता रहा हूं, ठीक, अपने से नहीं बता रहा हूं। इसके अगर इसके सामने अगर हम लोग झुकते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? आन बान और शान यानी कि मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अनय का अर्थ अत्याचार अतो अन्याय होता है। अन्याय के सम्मुख यानी कि अनय के सम्मुख झुकने से हमारी आन बान शान और मर्यादा खत्म हो जाती है। तो ये सचमुच में हो जाती है। अगर कोई अन्याय कर रहा है, अगर उसके सामने हम लोग झुक जाते हैं तो क्या होगी? हमारी आन बान शान क्या होती? खत्म हो जाएगी, मतलब हमारी क्रेडिट गिर जाएगा उसके सामने, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, मरण के मुख पर चरण धरो का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब मरण के मुख पर चरण धरो का आशय स्पष्ट कीजिए, जो आपका ये है कविता में दिया हुआ है, वहां पे पद्यांश में, ठीक है। तो इसका क्या आशय है उसको आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। तो देखिए, इसका अर्थ है कि वह मौत से ना डरे, अपितु मौत को अपने चरणों में गिरा दो, अर्थात उसे अपने वश में कर लो। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, पद्यांश में कवि का क्या प्रेरणा दे रहा है? तो देखिए बच्चों, इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें अन्याय, दुख, अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। क्लियर है? उसके बाद खंड का में आपका क्या है बच्चों? अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा का उत्तर आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, किन्हीं यहाँ पे आपका 4 है तो 4 प्रश्न आपका दिया हुआ है, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा प्रश्नों का उत्तर आपको बता दे रहा हूं बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा राष्ट्रीय एकता विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पे एक पहले जो आपका क नंबर में है और निबंध लिखने का, ठीक है। तो उसमें भी आपका अथवा दिया हुआ है, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व पर निबंध लिखना है और तो राष्ट्रीय एकता के विषय पर आपको निबंध लिखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कंप्यूटर साक्षरता के महत्व पर निबंध को समझा रहा हूं। जब मैं आपको PDF दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर राष्ट्रीय एकता के विषय पर भी निबंध लिखा हुआ रहेगा। आसान है, निबंध समझना ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूं, वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साक्षरता का महत्व को। देखिए बच्चों, वर्तमान युग जो है आपका वो क्या है? कंप्यूटर का युग है। आपको लगभग प्रत्येक घर में क्या मिल जाएगा? बड़ा मोबाइल मिल जाएगा। ये भी आपका एक कंप्यूटर का ही प्रकार है, ठीक है। और लगभग एक दो घर छोड़ करके कि आपको कंप्यूटर या तो लैपटॉप मिल जाएगा बच्चों। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है, वर्तमान युग क्या है? कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि आज जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने की मशीनें तक कंप्यूटरीकृत हो गई है। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है।
जो अभी है प्यारे बच्चों, वो कंप्यूटर का क्या है, प्रारंभिक आपका प्रयोग है बच्चों। देखिए अभी एक दो घर छोड़ के मिल रहा है, आने वाले समय में कोई सोचता होगा कि आने वाले समय में आपका मोबाइल घर घर में स्मार्टफोन होगा, 2-3 स्मार्टफोन होगा, कोई नहीं सोचता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, सबके घर में लगभग एक तो फिक्स ही रहेगा, नहीं तो आपको दो 3 भी स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है बच्चों। तो आने वाले दिन में भी क्या होगा, एक घर में 2-2 3 क्या होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, ठीक है बच्चों। तो वही हुआ, आने वाले समय में इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहे हैं। तो ये कंप्यूटर का जो युग है बच्चों, उसके बारे में लिख देना आपको, कहां कहां कंप्यूटर का यूज हो रहा है, किस प्रकार से इसका यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर की उपयोगिता, देखिए बच्चों उपयोगिता के बारे में लिखना है, मतलब वहां पे मतलब कहां कहां यूज हो रहा है, सो इसका यूज किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे स्पेशल आपको कंप्यूटर की उपयोगिता में लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा और नीचे अंडरलाइन करके आपको डैश दे देना है और लिखना है, आज मनुष्य जीवन जटिल हो गया है, संसारिक गतिविधियों, परिवहन और संचार उपकरणों आदि का अत्यधिक विस्तार और इसमें हो गया है। आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियां बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, परिणाम स्वरूप सब जगह भागदौड़ और आपाधापी चल रही है। इस वजह से कंप्यूटर की क्या हो रही है, उपयोगिताएं बढ़ रही है बच्चों। उसके बाद लिखना है स्वचालित गणना, जो ये गणना का कार्य करता है, किस प्रकार से करता है स्वचालित गणना, उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। देखिए प्रणाली इस पागल गति को, यहाँ पे पागल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेगा तेज, ठीक है, तेज लिखेगा, मतलब पागल की तरह ये दुनिया आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पागल लिख दिया गया है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, तेज गति से, ठीक है, पागल की तरह ही दुनिया आगे बढ़ रहा है। देखिए अगर 5 साल पहले देखेंगे तो स्मार्टफोन का ही बात कर रही है, पहले सोचते थे, अभी का जो अगर देखिएगा क्लास 6 या तो 5 में जो बच्चे हैं, या तो क्लास 3 या 4 में इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा, उसका फेसबुक आईडी मिलेगा आपको। मैं अपने आसपास में जिस प्रकार से देख रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और पहले जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, आप लोग भी पढ़ते होंगे क्लास 5 6 या तो 10 में, आपका जो होगा बच्चों 9 में आपका फेसबुक आईडी नहीं होगा, इंस्टाग्राम आईडी नहीं होगा। और अभी जो 3 साल के 5 साल के बच्चे, उसका इंस्टाग्राम आईडी आपको मिलेगा। तो पागल की तरह ये दुनिया आगे बढ़ रही है बच्चों, ठीक है, वही हुआ है। तो तेज गति से सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो किसी भी अर्थ अवस्था को व्यवस्था में, अव्यवस्था जो होती है बच्चों उसे व्यवस्था में बदल सकती है। हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों अरबों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर प्लग झपकते ही आपकी समस्या को क्या करता है, हल कर सकता है। पहले इन कामों को करने के लिए कर्मचारी हड़बड़ा कर काम करते थे, परिणाम स्वरूप काम कम होता था, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफी सुविधा हो गई है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए कार्यालय तथा इंटरनेट में एक किस प्रकार से कंप्यूटर सहायक हो रहा है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है, कार्यालय की सारी गतिविधियां चिप में बंद हो गई जाती है। इसलिए जो फाइल पहले देखिएगा, अभी भी आपके घर में फाइल रखा हो जिसमें कागज पत्र रखते हैं, उसी को फाइल कहा जाता है, ठीक है। लैपटॉप और मोबाइल वाला फाइल मत समझिएगा, क्लियर है, ठीक है। वो जो फाइल की आवश्यकता थी बच्चों उसको कम कर दिया गया है। सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है किसमें, चिप में, हार्ड डिस्क में, अब तो जो आपका होता है एसडी कार्ड उसमें रखते हैं क्या। इसलिए फाइलों के स्टोरों की जरूरत अब नहीं हो रही है। अब समाचार पत्र भी क्या हो रही है, इंटरनेट के माध्यम की इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। विश्व के किसी भी कोने में छपी पुस्तक, फिल्म, घटना की जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान ने संसार की कुटुंब बना दिया है, कंप्यूटर ने तो मानो उस कुटुंब को आपके कमरे में उपलब्ध करा दिया है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए नवीनतम उपकरणों में इसकी उपयोगिता, ठीक है। देखिए आज टेलीफोन, रेल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों के बिना नागरिक जीवन जीना कठिन हो गया है। आप सोचिए, देखिए अगर एक दिन आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा ना तो अजीब टाइप का लगेगा। अच्छा तो मोबाइल रहेगा और उसमें नेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी कंप्यूटर है बच्चों, लैपटॉप है, कंप्यूटर, मोबाइल ही आपका कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। आपको कंप्यूटर का अलग सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़िएगा, कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी मशीनें हैं सारा क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। जितने भी मशीनें आसपास आप देखते हैं बच्चों वो क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है बच्चों। देखिए इन सब के निर्माण का संचालन में कंप्यूटर का योगदान महत्वपूर्ण है। रक्षा उपकरणों, हजारों मील की दूरी पर सटीक निशाना बांधने, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को खोजने में कंप्यूटर का अपना महत्व है। आज कंप्यूटर ने मानव जीवन की सुविधा
को सुव्यवस्था की सटीकता प्रदान की है, अतः इसका महत्व बहुत ही अधिक है। कंप्यूटर में प्रचलन के साथ व्यापक बेरोजगारी की संभावनाएं व्यक्त की गई है, लेकिन यह आशंका निर्मल साबित हुई है कि कंप्यूटर ने असीमित संभावनाओं के द्वारा खोल दिए हैं, असीमित संभावना के जो द्वार थे बच्चों उसे खोल दिए हैं, किंतु इसके प्रयोग में सतर्क सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा साधन है जिसका राष्ट्र में प्रगति का अमूल्य योगदान है। लेकिन यह बात स्मरणीय है कि कंप्यूटर साधन भर सच नहीं है, साध्य नहीं है। मानव इसके ऊपर महत्व देना अनुचित है। मानव के ऊपर मतलब लोगों से ज्यादा ऊपर मत दीजिएगा, अपने रिलेशन को भी देखिएगा, मतलब अपने घर परिवार को भी देखिएगा, दिन भर मोबाइल में चिपक मत रहिएगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अब आते हैं जो आपको लेटर लिखना है प्रधानाचार्य के पास, पत्र। देखिए बच्चों, जो इसमें पत्र लिखना है आपको प्रधानाचार्य को लिखना है और किस संबंध में लिखना है कि हिंदी और इंग्लिश के एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेवा में, उसके जस्ट नीचे इस प्रकार से आपको लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, नीचे अपने स्कूल का नाम आपको लिख देना बच्चों। उसके बाद विषय लिख देना है कि हिंदी और अंग्रेजी, जो यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र लिखने को बोला जा रहा है, ठीक है। वहां पे कुछ और विषय में आपसे लिखने के लिए बोला जा सकता है, तो विषय को आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो आप विषय है आपका कि हिंदी और अंग्रेजी को एकक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने हेतु के संबंध में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा, महोदय, तो एक लाइन छोड़ करके आप लोग वहीं पे, अच्छा महोदय की जगह आप लोग लिख सकते हैं महाशय। फिर आपको लिखना है स्टार्टिंग में, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय के 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। इस विद्यालय का पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध है, यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं, पर इनमें अधिकांश कहानियों की पुस्तकें हैं। देश दुनिया में रोज क्या हो रहा है इससे हम सभी अनजान बने हुए हैं और हमारी वाक्पटुता भी कमजोर हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको हो रही है, उसके बाद आपको लिखना है एक लाइन छोड़ करके, तो वहीं से आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिखना है, अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय के पुस्तकालय और वनांचलय में हिंदी और अंग्रेजी की एकक दैनिक समाचार पत्र मंगवा कर कृपा करें ताकि हम सभी छात्र इसका लाभान्वित हो सके। उसके बाद नीचे आपको धन्यवाद लिखना है बच्चों, डेट यहाँ पे लिखना है, और जो यहाँ पे इसको लिखा गया है इसको यहाँ ऊपर उठा के लाइए, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको यहाँ पे उठाइए, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। नहीं, इसको उठा करके क्या कीजिए, यहाँ पे लाइए और आपका आज्ञाकारी छात्र लिखिएगा, नाम लिखिएगा और कक्षा लिखिएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है, इसको उठा करके यहाँ पे ले आइए। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद देखिए तीसरा आपका जो ग नंबर में था, समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन करना। तो पहले देखिए समाचार किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, उसे हम समाचार कहते हैं। मतलब ऐसी घटना, रुचा, समस्या, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी घटना का, अच्छा एक बकरी मर गया, गाय मर गया, बैल मर गया, ऐसा नहीं, कुछ भी कहीं एक्सीडेंट हो गया, छोटा एक्सीडेंट, वहां पे आप समाचार बना देंगे, नहीं, उसमें लोगों की रुचि होना चाहिए। आप अगर तबीयत खराब हो रहा है तो आपका समाचार पत्र में छपेगा क्या, और वही तबीयत बुखार लग जाएगा अमिताभ बच्चन का, ठीक है, तो अभी तुरंत पेपर में छप जाएगा, अमिताभ बच्चन को लगा बुखार, अमिताभ बच्चन की तबीयत हुआ खराब। तो क्या है, अमिताभ बच्चन में लोगों की रुचि है, इस वजह से वो खबर बन गया। तो लोगों की जिसमें रुचि होगी बच्चों, वही आपका समाचार कहलाता है। क्लियर है। इसके जो समाचार लेखन की तत्व है बच्चों, वो पहला क्या है, नवीनता होना चाहिए। नवीनता का मतलब नया होना चाहिए समाचार, निकटता होना चाहिए, निकट होना चाहिए। अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, अमेरिका में एक एक्सीडेंट होगा, उसका खबर पढ़ेगा को, क्या नहीं ना पढ़ेगा। तो ये क्या होना चाहिए, निकटता भी होनी चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, जन रुचि होनी चाहिए, सभी का उसमें रुचि होना चाहिए, टकराव या संघर्ष होना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण लोग होना चाहिए। ऐसा वैसा लंगवा धंगवा मतलब लोगों को नहीं छाप देना है, ठीक है। जिसे ब्रांड लोगों को छापना है, उस तभी एक कहानी बनेगा, ठीक है। मान के चलते किसी के घर में, आम व्यक्ति के घर में अगर सीआईडी का छापा पड़ जाता है, ईडी का छापा पड़ जाता है, तो क्या न्यूज अच्छा बनेगा, नहीं बनेगा। अभी पूजा सिंघल के घर में क्या हो रहा है, आपका छापा पड़ रहा है बच्चों, तो क्या उसमें लोगों की रुचि है, वो प्रसिद्ध व्यक्ति है, इस वजह से वह न्यूज बना हुआ है। अगर आपके घर में ईडी का छापा पड़ गया तो क्या होगा, क्या नहीं ना होगा, कुछ कोई न्यूज नहीं बनने वाला है, क्योंकि आप में लोगों की रुचि नहीं है, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, इस वजह से, ठीक है। पाठक वर्ग होना चाहिए, नीतिगत धाता होना चाहिए, उपयोगी जानकारी होना चाहिए। तो नवीनतम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि किसी भी विचार या घटना पर समाचार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह एकदम नया हो। घटना जितनी ताजा होगी, समाचार उतनी बेहतरीन होगी बच्चों, ठीक है। तो एक अभी जो घटना घटी उसका 1 महीने बाद समाचार पत्र में नहीं दिया जा सकता है, अभी दीजिए, तभी वह समाचार कहलाएगा। उसके बाद देखिए निकटता। समाचार लिखने से इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है कि वह घटना जिस पर समाचार लिखे जा रहे हैं
पाठक वर्ग में कितने करीबी है, क्योंकि निकट की खबरों को बड़े आकर्षण से पढ़ते हैं। यह निकटता भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि के रूप में हो सकती है। निकट घटनाओं को छापना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है प्रभाव। किसी भी घटना के प्रभाव से ही उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। यदि किसी घटना में अधिकांश लोगों की रुचि है तो बड़ी समाचार बन सकती है, लेकिन किसी घटना में लोगों की रुचि कम रहता है तो वह न्यूज नहीं बन सकती है। मतलब लोगों की रुचि होना चाहिए। देखिए बच्चों, क्रिकेट में अगर भारत किसी से हार गया तो कितना बड़ा पेज में लिखा जाता है कि भारत पाकिस्तान से हारा। और लेकिन दूसरे खेल में अगर भारत किसी से हारता है बच्चों, अगर मान के चलते हैं मुक्केबाजी में भारत पाकिस्तान से हारता है तो इतनी टक छपता है कोना में कि भारत क्या हुआ, पाकिस्तान से हार गया। ऐसा हो, भारत हारेगा नहीं, लेकिन मान के बता रहे हैं आपको। तो ये लोगों की रुचि क्रिकेट में ज्यादा है, मुक्केबाजी में लोगों की रुचि नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? तो प्रभावशाली भी होना चाहिए। जनरुचि तो देख लिए। उसके बाद देखिए टकराव या संघर्ष। देखिए बच्चों, टकराव या संघर्ष का मतलब केवल युद्ध ही नहीं होता है, जबकि इसके अलावे अंतर्गत खेलकूद, चुनाव आदि में भी शामिल कर सकते हैं। जब किसी घटना में टकराव या संघर्ष देखने को मिलता है तो समाचार की उपयोगिता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद घ नंबर में आपका जो प्रश्न है बच्चों, ये है पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता के प्रकार को लिखिए। तो मेरे अनुसार बच्चों आप लोग एक निबंध लिखिएगा और एक पत्र लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समाचार किसे कहते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, उतना रट नहीं पाइएगा, उतना समझ के आप समझना चाहते तो लिख सकते हैं। जब उधर नहीं लिख पा रहे तो इधर ही लिखना है आपको, लेकिन आसान वही समय लिखना है, ठीक है बच्चों। देखिए, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। मतलब देश और विदेश में कोई भी घटना घटती है तो एक दिन में तो बहुत सारी घटना घटती होगी, तो उनको क्या करेंगे, संकलित करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसको क्या करेंगे बच्चों, समाचार पत्र में संपादित यानी कि छापा जाएगा, ठीक है, प्रकाशित करेंगे। तो वही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पत्रकारिता कहा जाता है। देखिए पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार, पहला क्या है, खोजप्रद पत्रकारिता, ठीक है। जब गहराई से छानबीन करके तथ्यों को, सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है, जिसे दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, खोजपरक पत्रिका कहेंगे, पत्रकारिता कहेंगे बच्चों। मतलब कुछ भी, कोई भी घोटाला हो गया, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उसका उजागर कर रहे हैं, पेपर में छाप रहे हैं, तो क्या कहेंगे, खोज किया आपने, और उसको क्या कहेंगे, खोजपरक पत्रकारिता कहेंगे बच्चों। उसके बाद है विशेषकृत पत्रकारिता। जब घटनाओं की तरह तह, यहाँ पे तह होगा, ठीक है, सही है, घटनाओं की तह मतलब डीप में जाकर के उनका अर्थ एवं महत्व को बताया जाए तो उसे विशेषीकृत पत्रिका कहते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए तीसरा है वॉचडॉग पत्रिका। देखिए समझिएगा बच्चों, सरकारी कामकाज पर निगाह रखकर गलती होने पर उसका पर्दाफाश करना ही क्या है, वॉचडॉग पत्रिका कराता है। जिसे कोई भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, जमीन हड़प ली, पूजा सिंघल का देख सकते हैं बच्चों, तो उस पर किसी ने उजागर किया हुआ है, कोई पत्रकार अगर उजागर उसमें करता है, ठीक है, सरकारी कामकाज पर कोई घोटाला हुआ तो उसको उजागर करने की जो पत्रकारिता है बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी एक विचारधारा या खास मुद्दे पर को लेकर के आगे बढ़ना क्या कहलाता है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। उसके बाद देखिए वैकल्पिक पत्रकारिता। देखिए बच्चों, जो मीडिया शासन व्यवस्था के विकल्प को सामने लाता है तथा उसके अनुकूल सोच एवं अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी मीडिया को सरकार एवं बड़ी कंपनियों के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, अलग शासन व्यवस्था की बात करता है, तो सरकार उसे कहां से मिलेगा, ठीक है, क्रिटिसाइज करते रहता है, तो साथ इसका नहीं मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं बच्चों। क्लियर है? उसके बाद आप जो आपका खंड गम है बच्चों, वो आपका प्रश्न पाठ्य पुस्तक से है बच्चों, मतलब किताब के आपके पाठ्य पुस्तक से, किताब से आपके प्रश्न है। तो यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया है जो आपकी किताब में होगा, एक काव्यांश को आपको पढ़ना है और पता करना है कि यह काव्यांश कौन से चैप्टर से लिया गया बच्चों, और इसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो काव्यांश को आप लोग पढ़ सकते हैं कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह छूर धारा के चूम रहा है, वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों सा झूम रहा है, ठीक है बच्चों। तो और अनमोल बने रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्ट व्याख्या कर देता हूं, और 5 नंबर का है, ठीक है। तो किन्हीं दो में से एक ही का व्याख्या करना है, दो आपके एग्जाम में रहेगा, मैं दोनों की व्याख्या कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कविता में देखिए क्या बात किया जा रहा है, स्वर्ण और हीरे के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। करते हुए कवित्री कहती है कि जिस प्रकार से सोने को आग में तपा लो, औजारों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर लो, किंतु वह
अपने स्वभाव के लचक व अपनी चमक, यहाँ पे चमक होगा, ठीक है, यहाँ चमक ही लिखा हुआ है, चमक को नहीं छोड़ता है। मतलब जिस प्रकार से हम लोग सोने और हीरो को क्या करते हैं, भट्टी में दबा लेते हैं, औजारों से उसको काट देते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ता है और वो चमकना नहीं छोड़ता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हीरो को कितने भी तेज धार में काटा जाए अथवा अंगारों में डाला जाए, वह अपने स्वभाव को और कठोरता को त्याग करके पिघल नहीं सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी दुखों अथवा किसी भी प्रकार का प्रलोभन में आकर अपने जन कल्याणकारी स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए बच्चों। मतलब अपने जो लोगों को कल्याण पहुंचाना है उस स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सोने और हीरे के जैसा बच्चों। उसके बाद इसका खा के देखिए बच्चों, देख अंधेरा नयन दुखती, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसके व्याख्या कर देता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, इस जो कविता काव्यांश है बच्चों, इसके माध्यम से क्या कहना चाह रही है कवि, देखिए, अंधेरे को देखकर क्या हमारी आंखें दुखने लगती हैं, जब रात के बारे बुरे सपने आने लगते हैं तो उनके प्राण सूखने लगते हैं, जब रात में कुत्ते और सियार भौंकने लगते हैं तो उस समय पूरा सन्नाटा छा जाता है, मन के डर नहीं सामने सुनहरी भोर नहीं आती, अर्थात जीवन में केवल अंधेरा है, सुख काल्पनिक है बच्चों। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, यहाँ पे आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको एग्जाम में देना है। यहाँ पे मैं तीनों के बारे में आपको बता रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, क नंबर में जो प्रश्न है बच्चों, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। ठीक है, ये जो आपका है वो स्वतंत्रता आंदोलन थी बच्चों, स्वाधीनता आंदोलन, उससे प्रेरित होकर के इसको रचा गया था, लिखा गया था। ठीक है, कि जाग तुझको दूर जाना। ठीक, इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। इस कथन के आधार पर कवि जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, उसको, उसकी मूल संवेदना क्या है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना में स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों से कहा है कि वह कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, इसके लिए उन्हें संसारिक मोह माया को त्यागना होगा, इसलिए वे इसकी चिंता ना करें, वे मंजिल की ओर चलते रहे, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाते रहे बच्चों। क्लियर है बच्चों, ये कहना चाह रही है इसकी मूल संवेदना ये। उसके बाद देखिए, मतलब थकना नहीं है, स्वतंत्रता की जो हमारी मंजिल है स्वतंत्रता का, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ते रहना है बच्चों। ठीक है, जागे रहना है, यही कहना चाह रहा है। उसके बाद देखिए ख नंबर में जो प्रश्न है आपका, कि बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है। तो देखिए बच्चों, बादलों का वर्णन करते हुए कवि किसको, नागार्जुन को कालिदास की याद इसलिए आती है कि क्योंकि कालिदास द्वारा रचित काव्य खंड मेघदूत में अक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर के दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आस में वह बड़ी आधारिता से बादलों की ओर देखते रहता था बच्चों। क्लियर है, इस वजह से मतलब बादलों की वर्णन करते हुए कवि कालिदास का, मतलब नागार्जुन कालिदास का इसलिए याद करते हैं बच्चों कि जो कालिदास के द्वारा रचित काव्य खंड है मेघदूत, ठीक है, में उन्होंने बादलों को अपना संदेश देकर के दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आस में वह बड़ी आधारता से बादलों की ओर देखता रहा था, इस वजह से कालिदास को आ जाती है इस कविता में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए ग नंबर में आपका प्रश्न है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है, कवि ने के सामने ऐसी कौन सी रिश्ता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। तो ये कविता आपकी कौन सी किससे लिया गया है, घर में वापसी, इस वापसी जो है कविता आपका उससे लिया गया है, तो इसके आधार पर आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, रिश्ते नहीं खुलते की व्यवस्था कवि ने बताई है। उसके घर घोर गरीबी है, गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव व तनाव है, जिसके कारण एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सब में बातचीत बंद है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्ता मधुरता को कम कर देता है, करीब होते हुए भी अपने मन की बात को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो देखिए बच्चों, अभी भी आप लोग भी, हमारा समाज का यही कड़वा सच है कि देखिएगा, किसी के पास अगर पैसा हो जाएगा तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको वैल्यू ही नहीं देगा। किसी के पास पैसा हो जाएगा, थोड़ा अमीर आदमी बन जाएगा, ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें भी बताया गया है कि मतलब रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है अगर एक गरीब एक अमीर हो जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दिए। और ये आपका 3-3 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 3 प्रश्न है, इनमें से किसी दो प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारक की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले ने विरोध करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण समाज का में व्यापक अडबारों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। मतलब वो क्या करते थे? उच्च जाति यानी कि ब्राह्मणों का विरोध करते थे बच्चों। इस वजह से ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में नहीं किया गया। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। मतलब पहले क्या था देखिएगा, छोटी जाति का वैल्यू नहीं दिया जाता था, ब्राह्मण समाज को ही वैल्यू दिया जाता था बच्चों, ठीक है। पानी थोड़ा पी लिए। तो उसी का वे क्या करते थे? विरोध करते थे। इस वजह से उसको समाज सुधारक की सूची में शामिल नहीं किया बच्चों। वे सभी के समान अधिकार के देने की समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रखा जाता तो समाज की दशा कब की ही बदल गई होती। विकसित वर्ग में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वे समाज का सुधार नहीं चाहते हैं, अतः उन्हें समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम ना रख करके ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मतलब अभी भी जितना भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। वहां जो मतलब उच्च जाति के लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों, कहा जाता है कि वो क्या करते हैं, नीची जाति के जो लोग हैं ST SC के, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वे सभी के बराबरी की बात करते थे, ठीक है। इस वजह से उसका मतलब शामिल नहीं किया गया नाम। क्लियर बच्चों? तो आप लोग अपने मन में भी सोचिएगा बच्चों कि ज्योतिबा फुले हमारे एक समाज सुधारक थे। उतना आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा ही पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही अच्छे थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं नीचे जातियों वालों को सभी के समान हक की बराबर बात करते थे, ठीक है बच्चों। ख नंबर का प्रश्न है, खाना बदोश कहानी में आज की समाज की किन समस्याओं का रेखांकित किया गया है? तो देखिए बच्चों, खाना बदोश कहानी में आज की समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला है, किसानों को घर परिवार चलाने के लिए गांवों को छोड़कर शहर जाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है इसमें मजदूरों के शोषण को। तीसरा है जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन। चौथा है स्त्रियों के शोषण को इसमें दर्शाया गया बच्चों, रेखांकित किया गया है। क्लियर है? उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोग को कोई चलाने वाला हो सको, इसे लेखक ने अपने देश की खराबियों को मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? तो लेखक ने क्या कहा है बच्चों? अपने देश की जो खराबियों है उसके मूल कारण को खोजना। क्या क्या इसका कारण है? जो हमारे देश की मूल खराबी है बच्चों, उसके कारण क्या है उसको खोजने को कहा है। ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत जो प्रश्न है बच्चों वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। इसमें लेखक कहते हैं कि अगर हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकता है, अर्थात हिंदुस्तानी विश्व में हर संभव असंभव कार्य को कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने मूल खराबियों को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल खराबियों खोज लेंगे तो इससे मेरा देश सुधर जाएगा। ये खराबी हमेशा हमारे देश धर्म जाति में हुए हुआ है, ठीक है, जिन्हें ढूंढ कर खत्म करना होगा। इससे कुछ लोग बदनाम हो सकते हैं, जाति से बाहर जा सकते हैं, कैद हो सकते हैं, जान मारे जा सकते हैं, लेकिन मेरा देश क्या हो सकता है? सुधर सकता है। उसके बाद 6 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, सुधा अरोड़ा अथवा महादेवी वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। पहला रचना क्या है बच्चों? इस सुधा अरोड़ा का हम लोग देख लेते हैं दो रचना। सुधा अरोड़ा की दो प्रसिद्ध रचना है बच्चों, शुद्ध विराम, और दूसरा क्या है? काला शुक्रवार। और महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रचना है बच्चों पथ की साथी, और दूसरा क्या है? अतीत के चलचित्र, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको रट लीजिए, इनमें से किसी एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा ना तो सिर्फ सुधा अरोड़ा का लिखना है और तो किसी एक महादेवी वर्मा का ही लिखना है, ठीक है। दोनों का नहीं लिख देना, लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही आपका लिखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है बच्चों, इसमें भी आपका एक अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का मैं उत्तर आपको बताता हूं। देखिए पहला जो इसमें प्रश्न है, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। तो देखिए बच्चों, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है,
किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजा करके उसके विषय में घोषणा की जाती थी। देखिएगा अभी पुराने जमाने का फिल्म आप लोग देखिएगा बच्चों, ठीक है, उसमें क्या कहता, बीच में आ जाते थे मोहन जोड़ देखिए, डंका बजाते थे, सुनो 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 इस तरह करते थे ना, है तो उस प्रकार से प्रचार किया जाता था, सूचना दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है बच्चों, एक व्यक्ति रिक्शा तांगे आदमी को बैठा जाता है और उस वस्तु का पोस्टर लगा करके ढोल बजाते हुए जोर जोर से उस व्यक्ति के बारे में बताता था पहले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, घर घर जाकर के अपनी वस्तु का विज्ञापन क्या करते थे, कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तु का विज्ञापन किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है बच्चों, अब किसी भी वस्तु का प्रचार अखबार, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन के नए विज्ञापन को कई गुना तीव्र एवं प्रभावशाली बना दिया। पहले घर घर जाकर के तो नगाड़ा बजा करके प्रचार करते थे, अब क्या होता है, मोबाइल में अभी वीडियो देख रहे होंगे, प्रचार आता है कि नहीं, तो कई प्रकार से आप प्रचार किए जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद देखिए दूसरा इसका अथवा प्रश्न है, हेसुन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर करके आई है। तो देखिए बच्चों, मकबूल के पिता उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। मकबूल के दादा जी की मृत्यु के बाद मकबूल के पिता को उनकी चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र किसी शोक में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि वह दूसरे बच्चों के साथ रहे और उसका मन भी लग जाए। उसके पिता उसकी प्रतिभा की कद्र करते थे, उसकी समर्थन भी करते थे। कथा मकबूल की हर खुशी देखकर बहुत ही प्रसन्न रहते थे, इसलिए तो मकबूल के कहने पर उन्होंने बेंद्रे साहब की ऑयल पेंटिंग का सारा सामान मंगवाया भी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न आपका इसमें भी आठवां में दिया हुआ है और ये 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है, 1.5 घंटा का समय आपको वहां पे मिलेगा। देखिए बच्चों आठवां प्रश्न आपका, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपना दादा से विशेष लगाव रहा। तो देखिए बच्चों, लेखक के दादा की मृत्यु ने उसे बहुत दुख पहुंचाया, यह उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया और किसी से बातचीत नहीं करता था। देखिए दादा की मृत्यु के बाद वह कई दिनों तक दादा के कमरों में बंद रहा, दादा की पुरानी अचकन पहन करके अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। इस तरह वह अपने दादा के पास सोने का आभास करता। इस सारी बातों से पता चलता है कि उसे दादा से विशेष लगाव था बच्चों। दादा की मृत्यु के बाद उसी के रूम में वह रहता था बच्चों मकबूल, ठीक है, और उसी के बेड में सोता था और उसी के बारे में सोचता था, उसी के कम्बल उड़ करके सोता था ताकि उसे एहसास हो कि उसका दादा अभी भी जिंदा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, हेसुन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में किन किन चित्रकारों का जिक्र हुआ है। तो देखिए बच्चों, हेसुन की जुबानी पाठ की यहाँ पे जुबानी हुआ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जुबानी हुआ। हेसुन की कहानी अपनी जुबानी के पाठ के चित्रकार यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, ये मकबूल फिदा हेसुन है, उसके बाद आपका वीरेंद्र साहब है, उसके बाद बेंद्रे हैं। तो यहाँ पे आपका सेट 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। इससे पहले आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री का आपका 3 सेट कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का 3 सेट कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स का 2 सेट कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और अभी हिंदी इलेक्टिव का 2 सेट कंप्लीट हो गया। अभी तीसरा सेट अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस का पक्का सेम टू सेम मॉडल पेपर के जैसा आपके सिलेबस के अनुसार से VVI प्रश्नों का संग्रह आपको दिया जाएगा बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को हो सके तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।